हाय दोस्तों, मेरा नाम जिग्नेश पंचाल है। मैं एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ। मैं पिछले 3 साल से फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ और अभी तक 3 साल में मैंने 100+ फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी है, उनका फाइनेंशियल प्लानिंग करके दिया हुआ है। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग एक ह्यूज सब्जेक्ट है, वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हमें ध्यान रखना होता है। मैंने अपने 3 साल के एक्सपीरियंस से कुछ कॉन्सेप्ट बनाए हैं। उस कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल पिरामिड, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इस वीडियो में उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों, फाइनेंशियल पिरामिड ये कॉन्सेप्ट हमें क्यों समझना चाहिए और इसकी ज़रूरत क्यों है। तो दोस्तों, हर एक चीज़ की एक सिस्टम होती है और उस सिस्टम से ही हर एक चीज़ की जाती है और अगर उस सिस्टम को हम फॉलो नहीं करते हैं तो शायद हम जो चीज़ करने जा रहे हैं वो उल्टी भी पड़ सकती है। जैसे हम अगर खाते हैं तो खाने का भी एक सिस्टम होता है। सबसे पहले हम सूप और स्टार्टर से चालू करते हैं, उसके बाद मेन कोर्स पे जाते हैं और ख़त्म हम स्वीट डिश से करते हैं। हम उल्टा भी कर सकते हैं, क्योंकि खाना हमारे पेट में ही जाने वाला है। हम उल्टा भी कर सकते हैं, हम स्वीट डिश से चालू करके फिर सूप तक आ सकते हैं। पर क्या ये सही डाइजेस्टिव सिस्टम होगा? नहीं। इसी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी कुछ स्टेप्स हैं। उस स्टेप्स को फॉलो करने के बाद अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो वो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी तरह से होगा और हम वेल्थी और फाइनेंशियल हेल्थ ये दोनों क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल पिरामिड समझने से पहले इन 5 सूत्र हैं, वो सूत्र के बारे में समझाने वाला हूँ। तो आइए समझते हैं। दोस्तों, मैं जिस फाइनेंशियल पिरामिड के बारे में बताने वाला हूँ वो फाइनेंशियल पिरामिड फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बेस है और इस बेस के ऊपर ही पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग टिका हुआ है। 5 स्टेप है, उस स्टेप के हिसाब से अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग सही तरह से होगा और हमारा जो फाइनेंशियल गोल जो हमें सेट किए हुए हैं वो फाइनेंशियल गोल हम अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो फाइनेंशियल पिरामिड है, ये फाइनेंशियल पिरामिड को मैं डिटेल में थोड़ा समझाने वाला हूँ। इसमें 5 स्टेप है: प्रोटेक्शन, सेविंग, ग्रोथ, रिस्क और डिस्ट्रीब्यूशन। 5 स्टेप है। ये 5 स्टेप को हम डिटेल में समझेंगे। पर ये फाइनेंशियल पिरामिड को समझने से पहले तो आपको 5 सूत्र बताने वाला हूँ। जो मैं 5 सूत्र बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमें अपने दिमाग में उतार लेना चाहिए और हमारे लाइफ में भी उतार लेना चाहिए। उन 5 सूत्रों में से पहला सूत्र है, वो सूत्र है इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग। मतलब जब हम नई नई जॉब चालू करते हैं और हम इनकम स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे आजू बाजू वाले या हमारे जान पहचान वाले लोग हमें ये बताते हैं कि आप इसमें सेविंग करो, आप उसमें सेविंग करो। वो हमें बहुत अलग अलग तरीके के टूल बताते हैं, जैसा कि म्यूचुअल फंड हो गया, जैसा कि शेयर मार्केट हो गया। कोई हमें एसआईपी करने के लिए बोलता है, कोई हमें पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलता है। तो उस तरह से हम अपना सेविंग और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। और ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट में हम क्या देखते हैं, हम जो हमारा इनकम है उसमें से हम हमारी एक्सपेंस जितने भी है वो हम माइनस करने के बाद जो कुछ बचता है उसमें से हम अपना सेविंग अपना चालू करते हैं। और दोस्तों, ये जो इक्वेशन हमें बताया गया है अभी तक, जो हमने अभी तक अपने लोगों से जो अपने ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन दोस्तों गलत है। अगर ये इक्वेशन गलत है तो सही इक्वेशन क्या हो सकता है? दोस्तों, सही इक्वेशन है इनकम में से सेविंग हमें पहले माइनस कर देना चाहिए और बाद में जो बचता है उसमें से हमें अपने एक्सपेंस मैनेज करने होंगे। अगर ये इक्वेशन हम सेट करते हैं तो ये इक्वेशन दोस्तों सही इक्वेशन है।
दोस्तों जो दूसरा सूत्र ये है, रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिटर्न ऑन कैपिटल। इसका मतलब ये है दोस्तों, हम आजकल रिटर्न के पीछे भाग रहे हैं। हम लोग ये देखते हैं कि हमारे कैपिटल के ऊपर कितना रिटर्न हमको मिल रहा है, हम ये देखते हैं। हम अभी रिटर्न के चक्कर में इतना भाग रहे हैं कि हम अपना सेविंग वहां पे पूरा खत्म कर रहे हैं। रिटर्न के चक्कर में दोस्तों भागते भागते हमारा सेविंग कब खत्म हो जाता है, हमारा कैपिटल भी कहाँ पे लॉस हो जाता है, वो हमको पता नहीं चलता है। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिटर्न ऑन कैपिटल। दोस्तों रिटर्न कैपिटल के ऊपर कितना रिटर्न हमको मिल रहा है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमारे कैपिटल के साथ हमको कितना रिटर्न मिल रहा है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा कैपिटल वहां पे सिक्योर रहता है और उसके ऊपर अगर रिटर्न मिलता है तो सही मायने में हमारा कैपिटल के ऊपर हमको रिटर्न मिला, ऐसा हम बोल सकते हैं। तीसरा सूत्र है, इट इज नॉट द इंटरेस्ट रेट बट कंपल्सरी सेविंग हैबिट्स व्हिच क्रिएट्स द वेल्थ। दोस्तों अभी हम लोगों में एक ऐसी मान्यता हो गई है कि अभी हम लोग सब ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा रिटर्न मिलेगा उतने ज्यादा हमारी वेल्थ होगी। पर दोस्तों ये गलत है, क्योंकि जहां पे और इंटरेस्ट रेट होता है वहां पे ज्यादा रिस्क भी होता है, और ये ज्यादा रिटर्न लेने के चक्कर में हम हमारा कैपिटल भी वहां पे लूज करते हैं, वहां हमारा कैपिटल भी लॉस होता है। तो ये जो इक्वेशन बैठता है, मोर इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू मोर वेल्थ, ये दोस्तों गलत है। सही इक्वेशन ये बैठता है, कंपल्सरी सेविंग इज इक्वल टू मोर वेल्थ। अगर दोस्तों हम कंपल्सरी सेविंग करेंगे तब जाके वो जो सेविंग है उसके ऊपर जो हमको रिटर्न मिलेगा, तो वो जो रिटर्न मिलेगा वो एक तरह से देखने जाए तो वो सिक्योर भी होगा, और उस सिक्योरिटी के साथ में हम अपनी वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। चौथा सूत्र है दोस्तों, मोर द रिटर्न मोर द रिस्क। दोस्तों हम अभी रिटर्न के चक्कर में ज्यादा रिस्क लेते हैं, पर हमें ये पता नहीं होता है कि कब हमें ये रिस्क लेना चाहिए, कौन से स्टेज में आने के बाद हमको ये रिस्क लेना चाहिए। तो ये जो चीज है वो आप ये फाइनेंशियल पिरामिड से आप समझ सकते हो। तो ये सूत्रों को भी दोस्तों एक तरह से अपने जिंदगी में उतार लो, अपने दिमाग में उतार लो, कि जहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट रहेगा वहां पे ज्यादा रिस्क भी रहेगा, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम रहेगा वहां पे सेफ्टी और गारंटी ये दोनों भी ज्यादा रहेगी। वहां पे हमें इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा और हमारा जो कैपिटल है वो भी सेफ रहेगा, और जो रिटर्न हमें मिलेगा वो भी गारंटेड रहेगा। दोस्तों पांचवा सूत्र ऐसा है, एवरी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट शुड हैव स्पेसिफिक पर्पस एंड गोल। It should be emotionally attached to our certain goals, which help us for compulsory saving for that goals। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हम जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। विदाउट पर्पस और विदाउट गोल अगर हम कुछ सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम ज्यादा टाइम के लिए नहीं कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए उसको नहीं कर सकते हैं। और ये जो स्पेसिफिक पर्पस और ये जो गोल होता है उसके साथ हमारा इमोशन अटैच होना चाहिए। जैसे बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए अगर हम कुछ सेविंग करते हैं तो उसके साथ हमारा इमोशन अटैच है। बच्चे की मैरिज फंड के लिए अगर हम सेविंग कुछ करते हैं तो उसके साथ हमारा इमोशन अटैच है। अगर हम अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए पेंशन का प्लानिंग करते हैं तो उसके साथ भी हमारा इमोशन अटैच है। और जहाँ पे हमारा इमोशन अटैच होता है वहां पे हम रेगुलर सेविंग कर सकते हैं, कंपल्सरी सेविंग कर सकते हैं, और हमारा जो फाइनेंशियल गोल है, मतलब
जो भी हमारा स्पेसिफिक पर्पस या गोल है उसको हम अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं। तो कंपलसरी सेविंग जो है वो बिना पर्पस, बिना गोल कभी भी नहीं हो सकती। इसीलिए आपको भी अपनी लाइफ के अंदर स्पेसिफिक गोल बनाने पड़ेंगे और पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक पर्पस बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप कंपलसरी सेविंग कर सकते हैं। दोस्तों ये जो 5 सूत्र है, ये 5 सूत्र समझने के बाद अगर आप ये जो फाइनेंशियल पिरामिड है उस फाइनेंशियल पिरामिड के हिसाब से अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो सही मायने में आप अच्छी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो और आपके जो डिजायर गोल है, आपकी लाइफ के जो डिजायर गोल है उसको आप अच्छी तरह से अचीव भी कर सकते हो। दोस्तों ये जो फाइनेंशियल पिरामिड है वो हर एक व्यक्ति के लिए सेम रहता है, हर एक व्यक्ति को ये लागू पड़ता है। जिसे भी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है उसके लिए ये फाइनेंशियल पिरामिड लागू पड़ता है। ये फाइनेंशियल पिरामिड के अंदर जो सबसे बड़ा वाला जो पोर्शन है, ये ट्रायंगल में आप देख रहे हो, सबसे बड़ा वाला जो पोर्शन है वो दोस्तों इसका बेस है। पर इस बेस में जो फर्स्ट है वो प्रोटेक्शन ऑफ इनकम है। दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ इनकम, प्रोटेक्शन ऑफ इनकम, प्रोटेक्शन इनकम दोस्तों ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको दोस्तों पता होगा कि बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं कि वो रीजन की वजह से हमारी पूरी की पूरी सेविंग वहां पे बर्बाद हो सकती है। तो वहां पे जहां पे हमारी सेविंग बर्बाद हो सकती है, जहां पे ये पॉसिबिलिटी है, वहां पे हमें हमारी इनकम को प्रोटेक्ट करना होगा। और इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहली जो चीज है वो है लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। दोस्तों मान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 25,000 रुपया है तो उसको कम से कम 200 टाइम्स इंश्योरेंस उसको लेना चाहिए, यानी कि उसका इंश्योरेंस हो जाता है 50 लाख रुपए का। दोस्तों अगर ये 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेता है और इन फ्यूचर कभी कुछ गलत होता है तो ये 50 लाख रुपए उसकी फैमिली को मिलेंगे, तो वहां पे उसकी इनकम को रिप्लेस कर सकते हैं। तो वहां पे ये जो 50 लाख रुपए बहुत बड़ा रोल निभाएगा। दूसरी चीज है मेडिक्लेम पॉलिसी। दोस्तों भी आपको पता है कि जब हॉस्पिटलाइजेशन होता है और उस टाइम पे अभी जो मेडिकल एक्सपेंसेस है उस हिसाब से हमारी पूरी की पूरी सेविंग वहां पे खत्म हो सकती है, हमारी पूरी पूरी की पूरी सेविंग वहां पे बर्बाद हो सकती है। तो उसके लिए ये मेडिक्लेम पॉलिसी है वो हमारी सेविंग को वहां पे बचाती है। तीसरी चीज है डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। दोस्तों आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, बहुत सारे बार ये आता है कि बहुत सारे एक्सीडेंट की न्यूज हमें न्यूज़पेपर में मिलती है, न्यूज चैनल में भी हमको मिलती है। दोस्तों ये जो डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है वो हम पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी से हम डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ले सकते हैं, जो कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी में बहुत ही कम प्रीमियम में हमको मिल जाता है। ये पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के अंदर हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स उसमें कवर होते हैं। ना कर ईश्वर अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उस टाइम पे ये पॉलिसी हमें बहुत हेल्पफुल बनेगी और हमारी सेविंग को बहुत ये बचाएगी। तो दोस्तों हमें ये भी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। चौथी चीज है हेल्थ एंड इलनेस इंश्योरेंस। दोस्तों आजकल आपने बहुत सुना होगा कि कैंसर बहुत हो रहे हैं अपने गुजरात में, अपने इंडिया में बहुत सारे लोगों को कैंसर हो रहा है। तो यहाँ पे जब किसी को कैंसर अगर होता है तो उसकी जो मेडिकल एक्सपेंस होती है, उसकी ट्रीटमेंट, फिर उसकी जो कीमोथेरापी, ये सब के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं दोस्तों। तो ये जो पैसे लगते हैं वो हमारी कहीं ना कहीं हमारी सेविंग में से ही लगते हैं।
तो ये भी हमारी सेविंग को पूरा का पूरा बर्बाद कर सकती है। तो उससे बचने के लिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से भी ये अभी तो मिल जाता है कैंसर कवर और जीवन आरोग्य जैसी पॉलिसी। ये हमें बहुत हेल्पफुल हो सकती है। दोस्तों, दूसरा जो स्टेप है वो है रेगुलर सेविंग विथ प्रोटेक्शन कैपिटल। मतलब क्या हुआ दोस्तों इसका, कि इसके बाद जो हमारे प्रोटेक्शन ऑफ इनकम है उसके बाद ये दूसरा स्टेप आता है जहाँ पे हम अपनी सेविंग में से हमारे जो शॉर्ट टर्म गोल्स है उसको अचीव करने के लिए हम यहाँ पे बैंक एफडीज कर सकते हैं, जहाँ पे हमें इमरजेंसी फंड की सुविधा मिल जाती है, हम उसे कभी भी लिक्विडेट कर सकते हैं। दूसरा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वहाँ पे भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरा है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में भी दोस्तों बहुत सारी स्कीम होती है, मंथली सेविंग स्कीम होती है, टर्म डिपॉजिट होती है और भी बहुत सारी स्कीम्स है। वहाँ पे हम शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए जो हमें हमारी नीड है, जो हमारे गोल्स है शॉर्ट टर्म्स, उसको अचीव करने के लिए हम यहाँ पे भी सेविंग कर सकते हैं। चौथा है एंडोमेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस। ये जो इंश्योरेंस है वो हमारे लाइफ के जो सर्टेन गोल्स है, तो चिल्ड्रन एजुकेशन, ये हमारी लाइफ का एक सर्टेन गोल है। चिल्ड्रन मैरिज, ओल्ड एज पेंशन, ये दोस्तों सब हमारे लाइफ के एक सर्टेन गोल है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो भी एजुकेशन आने वाला है, मैरिज आने वाला है, और हमारी ओल्ड एज ये भी दोस्तों आने वाली है। तो ये जो सर्टेन गोल्स है लाइफ के, उसको अचीव करने के लिए भी दोस्तों ये एंडोमेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस हमारी बहुत हेल्प कर सकती है। दोस्तों, ये जो सारे के सारे ऑप्शन है वहां पे हमारा कैपिटल प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे हमारे कैपिटल के ऊपर कोई भी रिस्क नहीं है, उल्टा यहाँ पे हमारे कैपिटल के ऊपर हमको इंटरेस्ट भी मिलता है, बोनस भी मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे कैपिटल प्रोटेक्ट हो जाता है और हमारे सर्टेन गोल्स, हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स, ये सब हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तीसरा जो स्टेप है दोस्तों, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, ये जो स्टेप है, जब हमारा पहला और सेकंड ये दोनों स्टेप एकदम क्लियर हो जाते हैं, हम ये दोनों स्टेप में हमारा जो जो जरूरत है वो हम एक बार इधर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हमें तीसरे स्टेप में जाना चाहिए। यहाँ पे ये तीसरे जो स्टेप है, यहाँ पे हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंपनी बॉन्ड्स और डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक एंड शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेड फंड उसमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये दोस्तों एक ईटीएफ होता है, स्टॉक कमोडिटी बॉन्ड्स की तरह ही ये एक्सचेंज में ट्रेड होता है, तो यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा दोस्तों स्टेज है स्पेक्यूलेशन रिस्क। हम दोस्तों और थोड़ा ज्यादा रिस्क अगर लेना चाहते हैं लाइफ में और ज्यादा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये चौथा स्टेज है जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, कमोडिटीज में, फॉरेक्स में, इंट्राडे ट्रेडिंग में, रियल एस्टेट में। दोस्तों, ये सब ऐसे ऑप्शंस है, ये सब ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने पैसे को रिस्क पे लगा सकते हैं और अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। पर दोस्तों, ये तभी एडवाइजेबल है जब आपने पहला और दूसरा जो अपना बेस है फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो बेस अगर आपने एक बार अचीव कर लिया है तो उसके बाद ही ये तीसरा, चौथा और पांचवा स्टेज आपको एडवाइजेबल है। अगर आपने पहला और दूसरा स्टेप जो है, जो बेस है, वो बेस को स्किप करके अगर तीसरा, चौथा या पांचवा स्टेज लिया है और उस हिसाब से अगर अभी आप प्लानिंग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका ये फाइनेंशियल प्लानिंग गलत हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये सारे ऑप्शन में हम अपना इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं, पर यहाँ पे हम रिस्क भी ले रहे हैं, ये चीज याद रखना थोड़ा। पांचवा स्टेज है दोस्तों, अच्छा दोस्तों, ये पांचवें स्टेज से पहले मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं, ये तीसरे और चौथे स्टेप में यहाँ पे हमें इतनी ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो अगर हो भी जाए तो कुछ गम ना हो।
उदाहरण के तौर पे दोस्तों, अगर आपके जेब में 10,000 रुपए पड़े हैं और उसमें से 200-300 रुपए खो भी जाए तो आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी इतनी ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि जो अगर आप खो भी देते हैं तो आपको कुछ ज्यादा फर्क ना पड़े। उतनी ही इन्वेस्टमेंट इधर करनी चाहिए, उतनी ही इन्वेस्टमेंट इधर एडवाइजेबल है। पांचवा स्टेप दोस्तों समझते हैं, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों अगर ये 5 स्टेप आपने अच्छी तरह से फॉलो किए हैं और ये 5 स्टेप के हिसाब से अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग की है तो आप बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और जब वेल्थ क्रिएट हो जाती है तो दोस्तों हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट भी उतनी ही अच्छी तरह से करना होगा। उसके लिए हमें विल बनाना होगा और उसे अच्छी तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दोस्तों हमारी ये पांचों जो स्टेप है उस स्टेप के हिसाब से अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो डेफिनेटली अच्छी वेल्थ तो क्रिएट होगी ही, उसके साथ साथ हमारी फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी तरह से क्रिएट होगी। दोस्तों आपने अगर गौर किया हो तो ये फाइनेंशियल पिरामिड के अंदर आपको एक मकान की आकृति दिख रही है। हमें दोस्तों बचपन से जब हमें ड्राइंग दौड़ने के लिए बताया गया या मकान का कोई ड्राइंग करने के लिए बताया गया तो हमने हमेशा से ऊपर से चालू किया है, छत से लेके पूरा नीचे तक हम लोग बनाया हुआ है। और असल में दोस्तों इस तरह से मकान नहीं बनता है। असल में जो बेस होता है उससे 2 गज नीचे हमें पहले उसका पूरा फाउंडेशन करना पड़ता है, उसके बाद उसका बेस बनता है, उसके बाद पूरा ऊपर का स्ट्रक्चर बनता है। दोस्तों अगर ये मकान का जो बेस है उसके नीचे का तो 2 गज का ये फाउंडेशन है, अगर वो फाउंडेशन नहीं रहेगा तो ये मकान कभी भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा, ये कभी भी टूट सकता है। उसी हिसाब से दोस्तों अगर हमारी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो ये 5 स्टेप के हिसाब से अगर हमने नहीं की है, जो फाइनेंशियल पिरामिड है उसके हिसाब से अगर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है तो ये जो भी हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग होगी उसका बेस इतना स्ट्रांग नहीं होगा, ये हमारी पूरी की पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को डामाडोल कर सकता है दोस्तों। तो हमें याद रखना चाहिए हमारी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो इसी हिसाब से, फाइनेंशियल पिरामिड के हिसाब से ही हमको हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं और इसी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9712879370। दोस्तों आप मुझे फोन कर सकते हो। मेरा नाम है जिग्नेश पंचाल। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।